चलिए और नेक्स्ट लेसन 21 लेसन लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड पढ़ना है। 20 लेसन हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? ट्रॉपिकल रीजन एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में पढ़ा था, मेजर रेन फॉरेस्ट वगैरह के बारे में। इस लेसन में हम लोग घास के मैदान के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे दुनिया में किस प्रकार के ग्रासलैंड हैं और किस प्रकार के घास के मैदान में लोगों का जीवन यापन करने का क्या तरीका है, लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। तो देखिए ग्रासलैंड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड, ठीक है। एक दिया है टेम्परेट ग्रासलैंड, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। यही दो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि देखिए बता रहा है कि टेम्परेट ग्रासलैंड जो है कहाँ पाया जाता है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड बिटवीन लैटिट्यूड 40 डिग्री एंड 55 डिग्री के बीच, नॉर्थ एंड ग्लोब पर जो देखिएगा जो डिग्री लिखा रहता है, ठीक है। तो 40 डिग्री नॉर्थ है ना और 55 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में, ऊपर और नीचे के बीच वाला भाग जो है उसके बीच में जो आएगा वो टेम्परेट घास वाला मैदान है। ये देखिए बता रहा है कि समुद्र के महादेश के हाट में समुद्र के प्रभाव से यह जो है दूर लेटा हुआ है। इसमें समानता जो भी है प्लेन्स वो ट्रीलेस है, पेड़ नहीं है ना। जैसे कि बताया कि साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका जो है नियर है सी, समुद्र के है ना। कौन कौन? साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका। तो देखिए टेम्परेट ग्रासलैंड को भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। किसको? टेम्परेट घास वाला जो मैदान है इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है डिफरेंट कंट्रीज में। जैसे कि पेरारी जो नाम है बहुत फेमस नाम है घास के मैदान का, ये पेरारी, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पेरारी जो है नॉर्थ अमेरिका में पेरारी के नाम से इस घास के मैदान को जाना जाता है। पंपास साउथ अमेरिका, वेल्ड साउथर्न अफ्रीका एंड डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कुछ फेमस ग्रासलैंड है कि किस किस देशों में किस किस नाम से जाना जाता है। तो घास के मैदान बता रहा है कि जितना मेरा लैंड सरफेस का प्राय क्वार्टर है, क्वार्टर 4 भाग में 1 भाग, क्वार्टर में 1/4 क्या है? घास का मैदान है। तो इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड के बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस घास का मैदान है पेरारी एंड वेल्ड। पेरारी एंड वेल्ड। अब आपसे कोई पूछे कि पेरारीज किसे कहते हैं तो पेरारीज बताएंगे नॉर्थ अमेरिका में जो घास का मैदान पाया जाता है उसको पेरारी के नाम से जाना जाता है, और साउथ अफ्रीका में जो ग्रासलैंड पाया जाता है उसको वेल्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसके फैक्टर्स बताया कि फैक्टर्स क्या है कि पौधे के प्रकार यहाँ जो उगते हैं वो किस पर निर्भर रहते हैं। तो क्लाइमेट एंड सॉइल, मिट्टी और जलवायु पर निर्भर रहते हैं। यानी कि बता रहे हैं कि क्लाइमेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड। It is generally used as a basis to divide the world's grassland into the temperate grassland and the tropical grassland. क्लाइमेट बता रहा है कि इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है घास का बनने में, कि घास का मैदान बनने में क्लाइमेट जो है खास रोल निभाता है, और इसे सामान्यतः उपयोग किया जाता है दुनिया के घास के मैदान को बांट कर। इसलिए इसको बांटा है एक टेम्परेट ग्रासलैंड और एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, कटिबंधीय घास का मैदान। तो देखिए उसमें से 2 फेमस घास के मैदान है। एक नॉर्थ अमेरिका में जो घास का मैदान उसको हम नाम से जानते हैं पेरारीज। क्या नाम से जानते हैं? पेरारीज। ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में इस घास के मैदान का नाम से जाना जाता है पेरारीज। उसके बाद हम लोग वेल्ड पढ़ेंगे। पेरारीज देखते हैं। The temperate grassland of North America are known as पेरारीज। व्हाट इज पेरारीज की पूछा तो बता देंगे नॉर्थ अमेरिका का टेम्परेट ग्रासलैंड जाना जाता है पेरारीज के नाम से। पेरारीज बता रहा है कि कवर पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ कनाडा। ये जो पेरारीज है यह
अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट के भाग को और कनाडा के कुछ भाग में आपको इस प्रकार के घास के मैदान मिलेंगे। इसके चारों बता रहा है कि पश्चिम में रॉकी माउंटेन है और पूरब में ग्रेट झील है, ग्रेट लेक्स है पूरब में, और पश्चिम में क्या है, रॉकी माउंटेन्स है। बता रहा है इन द यूएसए में इस एरिया ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, देखिए यूएसए में जो सहायक नदियां हैं उसके थ्रू जो बहती है, जो उसकी सहायक नदियां का नाम है मिसिसिपी, ये नदी का नाम है, और कनाडियन प्रायरिज ये किसकी सहायक नदियां हैं, देखिए लिखा है, क्या लिखा हुआ है, सस्काटचेवन रिवर्स की सहायक नदियों के थ्रू ये बहती है। ये दो नदियां हैं हमारे फेमस। अब देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे घास का मैदान निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका है क्लाइमेट का एंड सॉइल का। तो क्लाइमेट देखिए कैसा क्लाइमेट है कि वहाँ जो है ट्रीलेस लैंड है, पेड़ नहीं है ना, सिर्फ घास ही है। तो क्लाइमेट देखिए वहाँ का बता रहा है कि महादेश के इंटीरियर भाग में लोकेटेड है पेरारिज, महादेश के नॉर्थ अमेरिका महादेश है ना, तो नॉर्थ अमेरिका के इंटीरियर भाग पर है, नॉर्थ अमेरिका का जो भी नक्शा है भीतरी भाग पर पेरारिज जो है। यहाँ पर पता रहा कि जलवायु किस प्रकार की है, द फील कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि औसतन है ना, औसतन जलवायु है। जैसे कि बताया है कि क्लाइमेट जो है बहुत एक्सट्रीम है, जैसे कि गर्मी बताया है कि औसतन तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस रहता है, बहुत ही काफ़ी नॉर्मल है। गर्मी के दिनों में 18 से 24 डिग्री सेल्सियस काफ़ी बहुत कम है ना जी। इंडिया में तो 30 प्लस जाता है गर्मी के दिनों में, कहीं कहीं 40 प्लस भी चला जाता है कहीं कहीं जगहों में हमारे देश के, है ना। तो 18 से 24 बहुत ही काफ़ी कम है, औसतन तापमान है। समर आर शॉर्ट एंड क्वाइट वार्म, गर्मी का दिन बता रहा है वहाँ समर जो क्या होता है, छोटा होता है और गर्म होता है, और हमारे यहाँ समर काफ़ी लंबा होता है ना जी, लॉन्ग डे होता है और रातें छोटी होती है। देखिए बता रहा है कि देयर इज अबंडेंट सनशाइन एंड द स्काई आर क्लियर, तो यहाँ प्रचुर मात्रा में सूर्य की प्रकाश और आकाश साफ रहता है ना। और बताया कि पश्चिम की तरफ के जोन में के क्षेत्रों में यह होता है कि जो गर्मी जाड़ा में टेम्परेचर -4 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, ठंडा काफ़ी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जम जाता है। ये आपका -4 से और 2 डिग्री सेल्सियस के बीच ठंडा में टेम्परेचर रहता है। गर्मी में तो ठीक है 18 से 24 है ना, ठंडा में -4 से 2 डिग्री सेल्सियस। बता रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में विंटर्स आर सफिशिएंटली कोल्ड फॉर रेन टू बी इन द फॉर्म ऑफ स्नो। दक्षिणी गोलार्ध में बता रहा है कि जाड़ा में पर्याप्त ठंडी होती है और रेन बारिश होती है और बर्फबारी भी होती है, स्नोफॉल भी होता है। और यहाँ बता रहा है कि रेनफॉल बारिश होती है स्प्रिंग में एंड अर्ली समर में, गर्मी स्टार्ट होने से पहले। यहाँ बारिश बता दिया कि बारिश कितनी होती है, तो 25 से 65 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। मैंने बारिश का मतलब क्या, जैसे कि बारिश होती है तो नापा जाता है कितना सेंटीमीटर बारिश हुई, ठीक है। तो 25 से मैंने बताया कि 65 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। एक लोकल हॉट वाइंड बनता है चिनॉक, लोकल हॉट वाइंड है, जैसे हमारे यहाँ हमारे तरफ भी जो है उसको कहते हैं लू, लोकल वाइंड है जो ब्लो करती है समर सीजन में, है ना, उसको कहते हैं हम लोग लू। उसी तरह वहाँ जो बहती है नॉर्थ अमेरिका में लोकल हॉट वाइंड, उसको कहते हैं चिनॉक, याद रखिए। अब यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन देखिए, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन कैसा होता है, पेड़ पौधा वन्य जीव कैसे रहते हैं वहाँ। तो बताया कि पेरारिज लैंडस्केप जनरली कंसिस्ट ऑफ द ओपन ट्रीलेस प्लेन्स। तो सर बताइए खुला ट्रीलेस प्लेन है, एकदम पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। पेड़ जो बता रहा है कि अपीयर होते हैं केवल माउंटेन्स के स्लोप पर, जहाँ पहाड़ है उसके नीचे, वहां पर आपको कुछ पेड़ नजर आएंगे जहां बारिश पर्याप्त होती है ना। बता रहा है कि देयर आल्सो फाउंड इन द एरिया वेयर वाटर इज अवेलेबल, पर यह उस क्षेत्र में भी पाया जाता है जहां पानी उपलब्ध हो। जैसे देखिए विलोज, एल्डर्स, पॉपुलर्स
ये पेड़ों के नाम हैं वहाँ जो जहाँ बारिश पर्याप्त होती है वहाँ ये सब पेड़ भी देखने को मिलते हैं। ड्रायर पार्ट्स में बता रहा है कि सूखा क्षेत्रों में सेगब्रश या स्क्रब, है ना, झाड़ीदार कांटेदार पौधे भी पाए जाते हैं। शॉर्ट ग्रास ग्रो, छोटे छोटे घास प्रत्येक जगह उगते हैं, छोटे छोटे घास प्रत्येक जगह उगते हैं। जैसे अब क्वाइटस, पोपर्स, रैबिट्स, बिसन, पेरारी डॉग्स इस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जानवरों के नाम है बिसन, है ना, डोमिनेट दिस लैंड्स एट वन टाइम बट इनडिस्क्रिमिनेट स्लॉटर लेड टू नियर एक्सटिंक्शन ऑफ दिस एनिमल। एक बिसन जानवर है कि जो इस लैंड पर ही पाया जाता था, जो है ना आपको ये जो है विलुप्त होने के कगार के नजदीक पहुंच गया है बिसन। है ना, ये बिसन भैंस की तरह होता है, थोड़ा शकल उसी के जैसा होता है। बिसन आपको चिड़ियाघर में देखने को मिल जाएगा, है ना। जो बताया कि यहाँ जो पाया जाता है इस जमीनों पर, लेकिन आज जो है ना, जो है विलुप्त होने के कगार पर है ये जानवर। इट इज ए प्रोटेक्टेड एनिमल। आज जो है क्या है, प्रोटेक्टेड एनिमल है, इसे बचाने वाला जानवर है, ठीक है। दिस एरिया आर सुटेबल फॉर कैटल रेयरिंग, ये मवेशियों को चराने के लिए सुटेबल है। लार्ज कैटल फार्म्स कॉल्ड रैंच आर लुक्ड आफ्टर बाय स्टडी मैन कॉल्ड काउबॉयज। बड़े मवेशियों के लिए खेती है, मवेशियाँ वहाँ एक लोग पालते हैं और चराते हैं, और जो देखभाल करता है और उसको जो चराता है जो आदमी, उसको काउबॉय कहते हैं। मवेशियों को चराना, उसका देखभाल करना, है ना, उसको क्या कहते हैं। अब देखिए लोगों का आर्थिक विकसित, पीपुल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विकास। देखिए लोगों का आर्थिक विकास यहाँ बताया, इस क्षेत्र के लोगों का बताया है कि बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत कठिन परिश्रमी करने वाले होते हैं। बताया है कि वे जो है सफल तकनीक का उपयोग करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है मेरा। खेती जो है यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है आधुनिक समय में, और वेट और मैजी जो है यहाँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट फसल है, वेट और मैजी। और कमर्शियल एग्रीकल्चर भी प्रत्येक जगह पर होते हैं, कमर्शियल जो बिजनेस के मकसद से फसल उगाते हो। सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज मेंट फॉर एक्सपोर्ट, यहाँ अत्यधिक मात्रा में गेहूं उत्पादन किया जाता है, किस लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, बेचने के लिए, निर्यात करने के लिए दूसरे जगहों पर, इसलिए काफी मात्रा में गेहूं होता है। क्लाइमेट वैसा है, अत्यधिक गर्मी नहीं है, वेट के लिए अधिक गर्मी आपको नहीं चाहिए। जैसे हमारे अभी ठंडे सीजन में हम लोग की तरफ भी वेट हो रहा है ना, ठंडा क्लाइमेट चाहिए, इसलिए वहाँ सुटेबल है। इसलिए अधिक मात्रा में वेट प्रोडक्शन इतना होता है कि लोग दूसरे देशों को बेचते हैं, ठीक है। और बता रहा है कि क्लाइमेट अच्छा होता है, बारिश भी होती है अपने समय पर जब पढ़ना हो, है ना, और स्मॉल भी होती है। सफिशिएंट फॉर वेट ग्रोइंग इन द मोस्ट ऑफ ग्रासलैंड, इस ग्रासलैंड में उगाने के लिए वेट का पर्याप्त होते हैं। These lands are therefore called as the granaries of the world, ये लैंड जो है ना, अनाजों की दुनिया कह सकते हैं हम, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड है, गेहूं माना जाता है वहाँ का। वेट इज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, इतना अधिक उत्पादन होता है गेहूं। साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन, वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हैं, वैज्ञानिक तरीकों से लोग खेती बाड़ी करते हैं, ट्रैक्टर का, हार्वेस्टर का, कंबाइन का, है ना, फूड उत्पादन करने के लिए नॉर्थ अमेरिका में। और बता रहा है कि मैगी जो है यहाँ का इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कमर्शियल क्रॉप है यूनाइटेड स्टेट्स का। ए ग्रेट प्रोपोर्शन ऑफ द क्रॉप इज यूज्ड टू फीड फार्म एनिमल्स, फसल मैगी अधिक उत्पादन करते हैं, किस लिए, जानवरों को खिलाने के लिए, क्योंकि अपना कैटल रेयरिंग करते हैं लोग, मवेशी अधिक पालते हैं, इसलिए मैगी जो है वहाँ अधिक से अधिक लोग उत्पादन करते हैं मवेशियों को खिलाने के लिए। और बता रहे हैं कि इस प्रकार देयर इज ए ग्रोथ ऑफ मीट पैकेजिंग इंडस्ट्रीज इन चिकागो, सेंट लुइस, कैंसास सिटी इन द यूएसए में। देखिए ये तीन जगह का नाम बता रहा है, चिकागो, सेंट लुइस और कैंसास सिटी, ठीक है। ये किस लिए है, इस इंडस्ट्री में अधिक मीट पैकेजिंग लोग करते हैं,
जानवर मवेशियों को अपना अधिक पालते ही हैं, तो वहाँ लोगों का पैसा है कि मीट पैक करके दूसरे देशों में बेचना। ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है वहाँ, मीट पैकिंग इंडस्ट्रीज है कि जानवरों को मार के मीट को पैक करके दूसरे देशों में बेचना। और भी यहाँ दे रहा है कि सूखा जो ड्रायर पिरालीज है वहाँ पर लोग सीप पालते हैं, ड्रायर एरिया में भेड़ है ना। एक घास है, देखिए पिरालीज के ड्रायर पार्ट्स में एक घास है जो काफी मात्रा में उगाया जाता है मवेशियों को खिलाने के लिए, अल्फाल्फा। अल्फाल्फा ये घास का नाम है, फॉडर क्रॉप्स है, खाने वाला है ना जी, उगाया जाता है ड्रायर पार्ट में पिरालीज से। There are huge extensions on which large herds of sheep and cattle are reared. झुंड के झुंड में सीप का, भेड़ों का झुंड और मवेशियों को पाला जाता है, चराया भी जाता है ना जी। With the introduction of refrigeration, it has become possible to export beef and mutton to Europe. ठीक है, कह रहा है कि रेफ्रिजरेशन काफ़ी वहाँ विकसित है, रेफ्रिजरेटर में लोग रखते हैं जो बीफ और मटन को यूरोप में बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। तो लोग किस में रखते हैं, मीट पैकिंग करके रेफ्रिजरेटर में, बढ़िया से बढ़िया बड़ा बड़ा रेफ्रिजरेटर है, मीट पैकिंग करके लोग रखते हैं, फिर वहीं से यूरोप जो है सेल करते हैं। डेयरी फार्मिंग का भी दूसरा बहुत सारे इंडस्ट्री, जाहिर सी बात है कि मवेशी है तो डेयरी फार्म भी होगा। डेयरी बेल्ट जो है बहुत दूर तक फैला हुआ है, अटलांटिक कोस्ट तक, ग्रेट लेक से अटलांटिक कोस्ट तक डेयरी बेल्ट है। वहाँ लार्ज क्वांटिटी में दूध, मक्खन, पनीर और रॉ मटेरियल भी, जैसे कि लेदर, चमड़ा, ऊन, मीट, फैट है ना जी, चर्बी, बोन्स, हड्डी, हॉर्न, सींग, ये सब भी रॉ मटेरियल है जो इंडस्ट्रीज में बनाया जाता होगा। लेदर का प्रोडक्ट लेदर यहाँ से करते हैं, है ना जी। लार्ज मिनरल्स भी यहाँ मिलते हैं, कोयला एंड आयरन, है ना। और एक गुड नेटवर्क है रोड का भी और रेलवे का भी और नहर का भी इस क्षेत्र में, जो दुनिया में अत्यधिक औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं। तो दिया है कि देयर आर सेवरल लार्ज सिटी इन दिस रीजन, अनेक विशाल विशाल बड़े बड़े शहर इस क्षेत्र में है। मोस्ट इसमें से क्या है, कैसे क्षेत्र है, तो कमर्शियल सेंटर है, जैसे आपका मुंबई हो गया हमारा देश का, बेंगलोर है, कमर्शियल सेंटर कह सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र है पूरा, है ना जी। और किस लिए है, ग्रेन्स और मीट और प्रोसेसिंग ऑफ फूड के लिए, अनाज के लिए, मांस के लिए और भोजन के लिए। इनमें से कुछ देखिए, दो का नाम दे रहा है, एडमॉन्टन और चिकागो, ये दो बड़े शहर है, क्यों है। तो एडमॉन्टन दे रहा है, इट इज द सेंटर ऑफ वन ऑफ द रिचेस्ट एग्रीकल्चर एरिया इन कनाडा। कनाडा में बता रहा है कि यह खेती बाड़ी करने वाला क्षेत्र में से सबसे अधिक और रिचेस्ट है एडमॉन्टन। यहाँ इंपॉर्टेंट रेलवे और मिलिट्री सेंटर है। और चिकागो जो है, क्वेश्चन भी पूछा है इधर शॉर्ट में कि चिकागो जो है क्यों प्रसिद्ध है, क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछा भी है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाई इज एन इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ चिकागो, ठीक है। चिकागो पूछा भी है कि ये जो है इंपॉर्टेंट सिटी क्यों है, तो जानते हैं क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मीट पैकेजिंग सेंटर है। दुनिया का सबसे अधिक मीट पैकेजिंग यहीं से होता है दूसरे देश में बेचने के लिए, है ना। देखिए बता रहा है कि इट इज द लार्जेस्ट सिटी इन द इलिनॉइस इन द यूनाइटेड स्टेट का है। यूनाइटेड स्टेट में इलिनॉइस में एक सबसे बड़ा शहर है जो लेक मिचिगान के दक्षिणी भाग पर लेटा हुआ है। ये कम्युनिकेशन के लिए सबसे अधिक फैसिलिटी है यहाँ, संचार के लिए। इसके बता रहा है कि नॉर्थ में मैजी बेल्ट है और लोग इसका उपयोग करते हैं, पिग्स और कैटल्स का उपयोग करते हैं। और दुनिया का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मीट पैकेजिंग सेंटर है चिकागो, मीट सप्लाई किया जाता है, इसलिए जो है ये प्रसिद्ध है चिकागो। ये सबसे अधिक दुनिया में यहीं से मीट जो है एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों में। एंड नेक्स्ट टॉपिक बेल्ट्स, नेक्स्ट डे आई विल टीच यू, दैट्स ऑल, थैंक यू।